नमस्कार दोस्तों। अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन शक्तियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और बहुत जमकर भारी युद्ध छिड़ा हुआ है। पहले हम ये जान लें ईरान के बारे में कि ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और वहाँ पर इस्लामिक राज स्थापित हुआ। आयतुल्लाह खमैनी वहाँ के सर्वोच्च नेता बने और इस ईरान में इस्लामिक शासन की शुरुआत हुई। इस्लामी शासन बना ही था कि अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाया था जो स्काई लैब के नाम से जाना जाता था। उसमें उसका ये मानना था कि वहाँ पर जो अमेरिका अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान भेजेगा तो वहाँ पर उनके ठहरने रुकने की व्यवस्था होगी। लेकिन वो मिशन अमेरिका का फेल हुआ और वो वहाँ की गर्मी से पिघल गया और वो बताया गया कि वो कहीं भी गिर सकता है। वो किसी भी देश में, विशेषकर एशिया में उसका गिरने का बताया गया था कि वो एशिया के किसी देश में वो गिर सकता है। तो भारत भी उसकी जद में था, ईरान, इराक, सऊदी अरब सब उसकी जद में थे कि यहाँ पर गिर सकता है, संभावना व्यक्त की गई थी। और जब ये गिरने वाला था तो ईरान के शासक आयतुल्लाह खमैनी ने उसी समय अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर स्काई लैब उनके देश में गिरा तो वो अमेरिका पर हमला कर देंगे। दूसरी बात, जब 1991 में अमेरिका ने इराक के ऊपर ये कहते हुए हमला किया कि इराक जो है खतरनाक हथियार बना रहा है, रासायनिक हथियार बना रहा है जो उस क्षेत्र के लिए खतरा है, और इस आधार पर उन्होंने इराक पर हमला किया और उनके साथ 24 देश इराक के खिलाफ मैदान में उतरे। और इसी दौरान 80 से 88 तक इराक और ईरान में भीषण लड़ाई रही थी। ये दोनों पड़ोसी देश हैं और इन दोनों के बीच इस्लामिक क्रांति होते ही युद्ध छिड़ गया था और ये 8 साल तक लगातार चला। इसी दौरान जब इराक पर हमला हुआ तो ईरान चाहता तो इराक से अपना बदला निकाल सकता था और अपना फायदा उठा सकता था, लेकिन ईरान ने इसका कोई फायदा नहीं उठाया और बल्कि ये धमकी दी कि इस युद्ध के दौरान कोई भी जनहानि या हथियार के द्वारा उसकी सीमा क्षेत्र के अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी जनहानि नहीं होनी चाहिए और कोई भी उनका हथियार युद्ध का उनके सीमा क्षेत्र को पार नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब इतना बड़ा युद्ध हुआ उस क्षेत्र में तो बिल्कुल लगा ही है बिल्कुल इराक और ईरान, लेकिन ईरान तक कोई भी ऐसी मिसाइल या कोई गोला बारूद नहीं पहुंचा जो उसकी सीमा को पार किया हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ईरान एक तो शुरू से ही निडर रहा, दूसरी बात यह है कि वो सिद्धांतवादी रहा। उसके एक अपने सिद्धांत हैं, सही हैं गलत हैं ये अलग बात है, लेकिन उसके एक अपने सिद्धांत हैं। और तीसरी बात ये कहूँगा कि ईरान का रुख भारत के प्रति हमेशा सद्भावनापूर्ण और समर्थक वाला रहा। ईरान ने भारत को जब जब जरूरत पड़ी हर क्षेत्र में, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या और क्षेत्र हो, तेल की सप्लाई हो, इसमें उसने भारत का हमेशा समर्थन किया और उसमें उसने कोई कोताही नहीं बरती। अब आ जाते हैं अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की। तो सब जानते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है, क्यों छिड़ा हुआ है ये भी लगभग सब जानते हैं। ये लड़ाई बेसिकली तेल और संसाधनों की है और अमेरिका का उद्देश्य है कि किसी भी हालत में एक ऐसा एकाधिकारवाद फैलाकर शासन करना है कि जहां सारे देश उसके अधीन होकर काम करें। ये अमेरिका की मंशा है और विशेषकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी इच्छा है। और इसी के तहत उन्होंने जो अभी किया है, कोलंबिया में किया और अन्य देशों में किया, तो ये उनकी इच्छा है कि जितने जितने
देश उसके मातहत आते जाए और वो उन पर राज करता जाए और उनके संसाधनों का दोहन करता जाए, यही उनकी इच्छा है। और इस तरह की ये टैरिफ वगैरह जो है और डील, ट्रेड डील, टैरिफ डील, ये सब उसी का ही एक हिस्सा है। और वो जानता है कि अमेरिका के पास काफ़ी मात्रा में तेल है और वो अमेरिका की धमकी, बहकावे या प्रलोभन या भय से वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी एक अलग अपनी सल्तनत है और एक अलग सोच है। इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से ईरान को अपने कब्जे में लेना चाहता है और वो चाहता है कि उसे कब्जे में लेकर वो उनके संसाधनों का दोहन करे और अपना राज चलाए। भले ही उसका नाम किसी का हो, लेकिन राज अमेरिका चलाना चाहता है। और इस जो उनका उद्देश्य उसे पूरा करने के लिए उसके पास एक ब्रह्मास्त्र है, इजराइल। वो अरब देशों में जहाँ जहाँ अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है, उसके लिए इजराइल नामक एक देश है, वो उसकी जो भी स्वार्थ पूर्ति है उसके को पूरा करने का एक माध्यम है। क्योंकि इजराइल की स्थापना से लेकर और इजराइल को उन्नतशील बनाने तक अमेरिका का ही हाथ है, और इसीलिए अमेरिका की ही उपज इजराइल को कहा जाता है। और इजराइल अमेरिका कहने पर चलता है, उसी जिस तरह उसने गाजा में भी एक प्रकार से काफ़ी क्षति और नुकसान पहुंचाया, और ये भी पूरे देश और पूरे विश्व के सामने है। सवाल उठता है कि अमेरिका और इजराइल ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमला किया है कि ईरान परमाणु बम बनाने जा रहा है या परमाणु संपन्न देश होने जा रहा है, इसीलिए ईरान पर हमला किया गया है। तो सीधा सा सवाल ये उठता है कि और जो देशों ने परमाणु बम बनाए हैं, तो यही रुख अमेरिका का उन देशों के प्रति क्यों नहीं रहा। उत्तर कोरिया के बारे में कहा जाता है कि उसने परमाणु हथियार बना लिए और काफ़ी मात्रा में बना लिए हैं और काफ़ी खतरनाक मिसाइलें भी बना ली हैं। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, शासक कहें, किम जोंग, वो बहुत सनकी माने जाते हैं कि कब क्या कर दें कोई भरोसा नहीं है। तो किम जोंग इतने सनकी हैं और इतने खतरनाक हथियारों का उन्होंने निर्माण कर लिया है, तो मेरे ख्याल से इतनी ही जितनी चिंता अमेरिका को ईरान के प्रति है, उतनी ही चिंता उत्तर कोरिया के प्रति भी होनी चाहिए थी। तो वो वैसी चिंता अमेरिका ने कभी नहीं दिखाई। सीधा सा कारण है कि उत्तर कोरिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है संसाधनों के तौर पर कि जहां अमेरिका का कोई हित हो और वो अपने हितों का दोहन कर सके। नहीं तो क्या वजह थी, अगर हथियार ही एक मुद्दा होता तो उत्तर कोरिया पर भी ऐसे ही एक्शन और सैंक्शन लगने चाहिए थे जैसे ईरान पर लगे। लेकिन इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। वो तो जो देशों के संसाधन हैं उनका दोहन करना चाहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। ये किन प्रकार वो उस देश के संसाधनों का दोहन करना चाहता है जो उसके पास हैं। तो ये एक अधिकारवाद की और तानाशाही की जो प्रवृत्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में देखी गई है, यही प्रवृत्ति ईरान युद्ध के रूप में सामने आई है। इसका परिणाम भी लगभग सबको मालूम है, बस इतना जरूर है कि कितने दिन चलता है और किसको कितना नुकसान होता है, लेकिन अंतिम परिणति लगभग सभी को पता है। अब आते हैं भारत के रुख के बारे में। तो भारत का रुख हमेशा से ही एक नॉन अलाइनमेंट का रहा है और उसी पर वो आज़ादी के बाद से अभी तक चलता रहा है। क्योंकि भारत का मानना है कि किसी भी गुट से जुड़कर आप अपने देश का स्वतंत्र विकास नहीं कर सकते, और इसीलिए उसने आगे बढ़कर स्वयं निर्गुण देशों की स्थापना की और अपने आप को उसी के अनुसार ढाला।
तो भारत की जो अभी तक विदेश नीति रही वो यही रही कि वो निर्गुट तरीके से अपनी विदेश नीति का और देश की नीति का संचालन करता रहा है। हाँ, ये जरूर बात है कि भारत ने पाया कि उसके जो विचार हैं और जो उसकी ज़रूरतें हैं और जो उसका समन्वय है वो रूस के साथ बेहतर है, और इसीलिए रूस भारत का एक नैसर्गिक मित्र माना जाता है, और एक प्राकृतिक मित्र है रूस भारत का, जिसने हर बुरे समय पर और कठिन समय पर भारत का साथ दिया है। और भारत ने भी इसका प्रत्युत्तर रूस के प्रति अपना समर्थन जता के किया है। लेकिन विगत 10-15 सालों से भौगोलिक स्थितियां और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आया है, तो भारत के रुख में भी परिवर्तन आया है। ये सही बात है कि भारत इस अमेरिका ईरान युद्ध में एक भूमिका का निर्वहन कर सकता था, लेकिन ऐसा देखने में आया कि भारत ने पूरी तरह से अपने को अलग रखने की कोशिश की है, और भारत ने ये बताया कि वो इस मामले में पूरी तरह से निरपेक्ष रहेगा और कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भारत की एक जो क्षमता है और जो भारत का विश्व में एक नाम है, उसका एक अस्तित्व है, इस आधार पर भारत इससे बेहतर भूमिका निभा सकता था जो वर्तमान में वो निभा रहा है। लेकिन सरकार की अपनी नीति होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक नीति होगी, उसके आधार पर वो काम कर रहे होंगे, इसमें कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो एक बेहतर समन्वय की भूमिका में आ सकते थे, लेकिन वो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आगे क्या होता है देखना बाकी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसके परिणाम जो भी हों, लेकिन इससे जो इसके जो नुकसान होंगे वो पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे, और लंबे समय तक विश्व इनको झेलता रहेगा। और अगर किसी देश का फायदा होगा तो वह है अमेरिका। अमेरिका के लाभ जरूर इसमें सध जाएंगे, लेकिन सारे विश्व को दीर्घकालिक हानियां उठानी पड़ेंगी। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है इस युद्ध में। लेकिन इतना जरूर है कि ये युद्ध अकारण थोपा गया है, इसके थोपने का कोई कारण नहीं था, लेकिन अमेरिका का एकाधिकारवाद और अमेरिका के हित एकमात्र कारण है कि युद्ध और ईरान पर हमला किया गया, और पूरा विश्व आज सब कुछ जानते हुए भी एक शांति की मुद्रा में है, एक निशब्द है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि चलती फिरती दुनिया, चलता फिरता विश्व कैसे एक देश के कारण अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को और अपने अस्तित्व को दांव पर लगा देते हैं। पूरे विश्व की भूमिका इससे बेहतर हो सकती थी जो विश्व इस समय भूमिका निभा रहा है। लेकिन ठीक है, सबके अपने अपने कारण हैं और सिद्धांत हैं और नीतियां हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आप भूमिका निभाकर अपनी हानियों को, अपने नुकसान को कम कर सकते थे, लेकिन आपने भूमिका न निभाकर आने वाले दिनों में अपने देश के लिए नुकसान को ज़्यादा तवज्जो दी है, ऐसा माना जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।